वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास है कंप्यूटर एसेंशियल्स की। कंप्यूटर एसेंशियल्स के हवाले से हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और पिछले 3 लेक्चर्स जिन लोगों ने हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है तो वो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब वो लेक्चर्स कितना सुनना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। और ये कंप्यूटर एसेंशियल्स का जो हमने कोर्स स्टार्ट करवाया है ये दूसरी एकेडमीज़ से या दूसरे जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या दूसरी बुक्स के अंदर आपको मिलता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब काफ़ी बुक्स के अंदर आपको जो कंप्यूटर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो स्टार्ट करवाई जाती है MS ऑफिस से, यानी MS ऑफिस पढ़ाकर आपको समझ लिया जाता है कि आपने सारा कंप्यूटर कवर कर लिया। हालांकि अब एग्ज़ामिनर का जो अगर आप माइंड पढ़ने की कोशिश करें और पास्ट एग्ज़ाम्स को देखें, रीसेंट पास्ट एग्ज़ाम्स को देखें, तो आपसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, अब फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी डेफिनेशन आती है कंप्यूटर की, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की मेमोरीज़ के हवाले से आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की किस तरह की कितने टाइप्स की मेमोरीज़ होती है, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है। इस हवाले से हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि एग्ज़ाम्स को देखकर मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स को रीड किया तो उसमें पूछे जाने वाले सवालात जो थे वो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के हवाले से थे। अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जनरेशन्स हैं क्या? आपने देखा होगा कंप्यूटर जब ईजाद हुआ और आपने पढ़ा भी होगा 7वीं या 8वीं जमात के अंदर, तो आपको जनरेशन्स पढ़ाई गई। अब उन जनरेशन्स को समझने की ज़रूरत है। उस वक्त तो हम रेटिफिकेशन मार कर इसको अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे, स्कूल्स हमने पास कर लिए, लेकिन अभी तक हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को सही तरीके से समझ नहीं सके। तो आज के लेक्चर को सुनने के बाद आप इस जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को समझेंगे और हमेशा याद भी रखेंगे। तो अब तक कितनी जनरेशन्स आ चुकी हैं ये मैं आपको बता दूं कि अब तक 5 जनरेशन्स आ चुकी हैं। अब वो 5 जनरेशन कौन कौन सी हैं इंशाल्लाह हम उसके पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसका पीरियड बताएं कि पहली जनरेशन का पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक था, और इसके साथ साथ उसके फ़ीचर्स, यानी पहली जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी जो कि दूसरी जनरेशन के अंदर डेवलप्ड होकर चेंज हो गई। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के हवाले से पढ़ाया जाएगा। द कंप्यूटर स्टार्टेड एज अ ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर शुरू में बहुत बड़े साइज़ में आते थे, विच टुक अ लार्ज एरिया फॉर इट्स इंस्टॉलमेंट एंड द मैकेनिज्म वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होता था? कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब हुआ क्या, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे इनोवेट होती गई, जो साइज़ ऑफ द कंप्यूटर है वो छोटा होता गया। अब ये कैसे होता गया, मैं इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1930s। पहला जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो 1930 के अंदर मुतारफ़ कराया गया। एंड सिंस देन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिलेटेड डिवाइसेस हैज़ बीन अनस्टॉपेबल। अब यहाँ से क्या अनस्टॉपेबल से क्या मुराद है कि इन डिवाइसेस के अंदर इनोवेशन डे बाय डे आ रही है। तो आपने देखा होगा अब आपके पास एंड्रॉयड टेलीविज़न्स भी मौजूद हैं, आपके घर पर लगे हुए हैं। एंड्रॉयड एसीज़ भी मौजूद हैं, आपके घर पर लगे हुए हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स आ चुके हैं जो कि एक छोटी सी डिवाइस है लेकिन बहुत बड़े काम करती है। तो इनोवेशन डे बाय डे आपकी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, फल रही है, फूल रही है। तो अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर अ टोटल 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं अब तक जो डेवलप्ड हो चुकी हैं? 5 हैं। अब उनके हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे। विद ईच जनरेशन समथिंग न्यू वाज डिस्कवर्ड। हर जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया जो है वो डिस्कवर किया गया, इम्प्रोवाइज़ किया गया उसकी फंक्शनिंग के अंदर, एंड द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 कर जनरेशन्स हैं। अच्छा, इसको आपने गौर से पढ़ना है। आपने देखा होगा अभी रीसेंट पास्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए थे FIA के, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए थे, उसमें भी जो कंप्यूटर के हवाले से जो क्वेश्चंस आपसे किए गए वो जनरेशन्स के हवाले से पूछे गए कि इसका एरा कौन सा है, इसका पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम पाँचों जो जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की उसके फ़ीचर्स भी बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। पहली जनरेशन के अंदर क्या चीज़ें मौजूद थी जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर चेंज होकर, इनोवेट होकर चेंज हो गई।
अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कहलाई जाती थी वो क्या कहलाती थी? वैक्यूम ट्यूब कहलाती थी। ठीक है, उसके अंदर क्या यूज़ हुई? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई। अब उसका पीरियड क्या था? उसका पीरियड था 1940 से लेकर 1956 तक। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ये पूछी जाती हैं, और इंशाल्लाह जब परसों हमारा मॉक टेस्ट होगा मंडे वाले दिन, उसमें भी मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अच्छा, दिस जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये जो पूरा का पूरा कंप्यूटर था, पहली जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स मुतारफ़ कराए गए, तो इनके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई? मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई। और मशीन लैंग्वेज कौन कौन सी थी? 0 एंड 1s की सूरत में वो आपसे इनपुट लेती थी। ठीक है, वो इस सूरत में काम करती थी। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, देवर ह्यूज इन साइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका साइज़ जो था वो पूरे पूरे कमरे जितना होता था, पूरे पूरे कमरे के अंदर, यानी वो पूरा कंप्यूटर जो है आपका समाता था। और काम क्या करता था? वो प्लस माइनस का भी काम करता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का काम करता था, मल्टीटास्किंग उसकी कोई नहीं थी। तो ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि अब कंप्यूटर्स छोटे छोटे सुकड़ सुकड़ कर बहुत छोटे हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी इनोवेशन, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि पहली जनरेशन के अंदर क्या चीज़ें मौजूद थी जो कि दूसरी जनरेशन के अंदर चेंज हो गई। द प्राइस ऑफ मैनेजिंग दीज कंप्यूटर्स वॉज वेरी हाई। ये शुरू में जो कंप्यूटर्स थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ये इनकी प्राइस बहुत हाई होती थी। अब मैं आपको रीसेंट पास्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। जो लोग 1990s में पैदा हुए हैं, जिनकी एज इस वक्त तकरीबन 23, 24, 25, 26 साल है, तो उन्होंने सन 2000 के अंदर ये रियलाइज़ किया होगा कि जब कंप्यूटर पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो पेंटियम 1 कंप्यूटर मुतारफ़ हुआ, पेंटियम 2, पेंटियम 3। तो उस वक्त उनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और चंद एक लोगों के पास वो कंप्यूटर अवेलेबल होता था, और हम बड़े जो है वो अमेजिंग तरीके से उनको देखते थे कि यार ये बड़े लोग हैं, इनके पास कंप्यूटर मौजूद है। तो उस वक्त भी उनकी प्राइसेस हाई थी। जब पहली जनरेशन में कंप्यूटर मुतारफ़ कराए गए तो उनकी जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। अच्छा, देवर ह्यूज, ये बहुत बड़े होते थे, पूरे पूरे रूम के अंदर ये समाते थे। देवर नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसके अंदर मल्टीटास्किंग जो है वो परफॉर्म नहीं होती थी, जैसा कि आजकल के कंप्यूटर्स में होती है कि मैं एक वक्त में 3 से 4 काम कर रहा होता हूँ, एंड ओनली 1 टास्क कुड बी परफॉर्म एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही काम होता था। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मॉनिटर्स। उसमें मॉनिटर्स जो है वो यूज़ नहीं होते थे। अच्छा, अब आउटपुट कैसे मिलता था? सवाल है। आउटपुट आपको मिलता था प्रिंट आउट्स की सूरत में। आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वॉज वेरी हाई। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी, बिजली जो लेती थी वो बहुत ज़्यादा लेती थी। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन आर। अब इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर डेवलप्ड हुए वो कौन कौन से थे? तो ये इनकी जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछी जाती है, और FIA का जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, उसमें इनकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कहलाता है। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस जनरेशन के अंदर, यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर मुतारफ़ कराए गए वो ये थे। ठीक है, और ये चीज़ें आपने याद रखी हैं, इसी से MCQs आपके बनते हैं, क्योंकि हमने हर वो पार्ट कंप्लीट करना है, उसको कवर करना है जहाँ से एग्जामिनर सोच रहा हो और हमें क्वेश्चन दे सकता है। तो वो चीज़ें हमने आपको पढ़ानी है, और ये चीज़ें आपको किसी भी बुक में या किसी भी ऑनलाइन जगह पर नहीं मिलेंगी। ये हमने बड़ी डिटेल तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, और रिसर्च बेस्ड तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स की है। पहली जनरेशन क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स की थी। ठीक है, अब उसको रिप्लेस किया है किस चीज़ ने? ट्रांजिस्टर्स ने। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक जनरेशन में कोई ना कोई नई चीज़ मुतारफ़ होगी, और इसका पीरियड क्या था? 1956 से 1963 तक। पहले का पीरियड क्या था? 1940 से 1956 तक। ठीक है, तो ये पहला पीरियड था। अब दूसरा पीरियड जो स्टार्ट हुआ है 1956 से 1963 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जनरेशन के अंदर हमें क्या चीज़ जो न्यू मिलती है। द फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर्स वॉज इन्वेंटेड इन 1947। पहले ट्रांजिस्टर जो है वो बनाए गए, इन्वेंट हुए कब? 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। बट कुड नेवर बी यूज्ड इन द कंप्यूटर अंटिल, कब तक? 1950s तक। तो इस वजह से हमारा जो ये पीरियड है 1950s से स्टार्ट होता है और 1963 तक चलता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या क्या थे? द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर डिसाइडेड द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर।
ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी जो स्पीड थी जो कि वैक्यूम ट्यूब में कम स्पीड होती थी, और अब इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होने की वजह से जो इसकी स्पीड है वो क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई, बढ़ गई। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। आगे दूसरा फीचर देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैड आल्सो रिड्यूस्ड विद द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब क्या हुआ, पहले जनरेशन कंप्यूटर में जो बिजली आपकी यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उससे कम बिजली कंजप्शन होने लगी उसकी। देर वॉज नो चेंज इन आउटपुट। आउटपुट से क्या मुराद है कि रिजल्ट्स में, यानी जो कि रिजल्ट हमें शो किए जाते थे उसमें कोई चेंज नहीं आया। प्रिंट आउट की सूरत में पहली जनरेशन में भी ये काम होता रहा, और प्रिंट आउट की सूरत में सेकंड जनरेशन में भी ये काम चलता रहा। अच्छा, फ्रॉम मशीन लैंग्वेज जो कि 0101 से मैंने आपको बताया था, वो क्या हुआ, देयर वाज अ चेंज टू यूज़ असेंबली लैंग्वेज। दूसरे जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हुई। थस नाउ कंप्यूटर्स कुड अंडरस्टैंड वर्ड्स। अब क्या था, पहले जो कंप्यूटर 0101 की सिर्फ लैंग्वेज जो है वो समझता था, अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, अब वो वर्ड्स की ज़ुबान भी समझने लग गया। ठीक है, तो ये चेंज, मेजर चेंज आया सेकंड जनरेशन के अंदर। मज़ीद आगे देखते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज़ होना स्टार्ट हुई। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखें, आईसीज जिसको बोला जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं आपके घर में यूज़ होती हैं, उनमें आईसीज यूज़ होती हैं, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें मौजूद होते हैं। तो थर्ड जनरेशन के अंदर जो चीज़ मुतारफ़ कराई गई वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स मुतारफ़ कराए गए, और जो पीरियड था, जो इसका एरा था, वो कहलाया जाने लगा 1964 से 1971 तक। हमारा जो एरा था वो थर्ड जनरेशन का था। अब थर्ड जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। द फेज़ व्हेन द यूज़ ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स हैड स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। अब पहली दफ़ा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज़ हुआ, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, जिसको हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। आगे हम पढ़ चुके हैं, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से हम कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को दे चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ द ट्रांजिस्टर हैड बीन रिड्यूस्ड इन साइज़। जैसा कि आपको बताया कि पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था साइज़ में, उसके बाद डेवलपमेंट हुई, आपके सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, तो फिर ये इसका जो साइज़ है वो मज़ीद कम हो गया, एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स उसमें लगाई गई। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। अब आजकल के कंप्यूटर आप खोल के देख लें, आपके घर में भी मौजूद होंगे, आप सिर्फ उसका बाहर का ढक्कन खोलिएगा, आपको एक मदरबोर्ड नज़र आएगा। मदरबोर्ड में आपको डिफरेंट सिलिकॉन की चिप्स नज़र आएंगी। वो चिप्स क्या करती थी, वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ करती थी। तो थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कुछ मज़ीद इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड वेयर स्मॉल सर्किट्स कुड वर्क एज एफिशिएंटली एज लार्जर वंस। ठीक है, उसके बाद मल्टीटास्किंग होना स्टार्ट हो गई। कुड बी डन इन कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग द थर्ड फेज। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग होना स्टार्ट हो गई, एक वक्त में डिफरेंट आप काम कर सकते थे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम दिस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर PD8, IBM कंप्यूटर 360, ICL 2900, ETC वगैरह इसमें ईजाद हुए। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ, जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स की है। माइक्रो प्रोसेसर से क्या मुराद है, यानी छोटे छोटे जो प्रोसेसर्स हैं उसके हवाले से। अब आपने देखा होगा आपके हाथ में मोबाइल होगा, ये भी एक एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर्स की। इस मोबाइल के अंदर भी आपके माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई वो पढ़ लेते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो पीरियड है वो है 1972 से लेकर सन 2000 तक, तो ये फोर्थ जनरेशन कहलाती है। द मैक्सिमम डेवलपमेंट्स वर डन ड्यूरिंग दिस टाइम फेज एज टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड मेनी फोल्ड्स। बाय दिस टाइम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कुड बी प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन सर्किट्स। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो प्लेस होते हैं सिलिकॉन सर्किट्स के अंदर। फिर क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 चिप वाज डिस्कवर्ड बाय, अब ये नाम याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेड
हॉफ एंड वॉज मेड कमर्शियली अवेलेबल इन 1971। तो 1971 के अंदर क्या होता है, 1971 के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल की जो 4004 चिप है वो अवेलेबल आपको मार्केट में होती है। और इसको किसने डिस्कवर्ड किया, इसको डिस्कवर्ड किया है टेड हॉफ ने, ठीक है। दिस लेड टू इंट्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर्स। आप पीसीज का आप नाम सुनते हैं और बहुत जगह पर सुनते हैं, यार आपका पीसी कैसा है, पीसी से मुराद है पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। दिस जनरेशन सॉ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। आपने देखा होगा अब क्या होता है, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के बाद जो इनोवेशन आती है वो लैपटॉप्स की आती है। अब देखने को उस वक्त कंप्यूटर्स जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसका थोड़ा सा साइज़ आपका बड़ा होता है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, कैरी करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। तो ये जो जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन थी, इसमें लैपटॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, टैबलेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये भी आपसे एब्रीविएशन इसका पूछा जाता है, वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज। GUI जो है वो इस फेज़ यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर बनाया गया। स्पीड, मेमोरी एंड स्टोरेज हैड आल्सो इम्प्रूव्ड इन द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्पीड भी इंक्रीज़ की गई, मेमोरी भी इसकी इंक्रीज़ गई और स्टोरेज भी इसकी मज़ीद बढ़ाई गई। अच्छा, द कंप्यूटर्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन इंक्लूड एप्पल, जो कि आज भी राज कर रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और उसके बाद IBM कंप्यूटर्स, स्टार 1000 एंड मैनी मैनी मोर, ठीक है। तो इस एरा के अंदर क्या चीज़ मुतारिफ़ कराई गई, माइक्रो प्रोसेसर्स मुतारिफ़ कराए गए। अब फिफ्थ एंड लास्ट जनरेशन के हवाले से हम पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AI भी कहते हैं, और बहुत जगह पर आप पूछा जाता है AI क्या है, तो AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो एरा है यानी पीरियड अगर कहा जाए तो इसका पीरियड है सन 2000 से लेकर अब तक, यानी अब हम 2022 में हैं, तो इस वक्त जो हम जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चेंजेस लाई गई। द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच हैव मेड आवर लाइव्स ईजियर, बहुत आसान ज़िंदगी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड मोर कन्वीनियंट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ दी फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इन डिवाइसेस करेंटली विच हैज़ इनेबल इन मिलियंस ऑन टास्क टू बी कंप्लीटेड विद इन अ सेकेंड्स ऑन अ डिवाइस। अब आप देखते हैं कि विद इन अ सेकेंड आपके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी टास्क होती हैं, वो उसको कंप्यूटर परफॉर्म करता है। आपका इवन मोबाइल परफॉर्म कर रहा होता है, मोबाइल इज़ काइंड ऑफ आपके कंप्यूटर हैं आजकल, यू नो। अगर मैं इनको कहूँ कि ये एक छोटे कंप्यूटर हैं तो गलत ना होगा, इसके अंदर भी जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और आपके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एडवांसमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ लैपटॉप्स, पाल्म टॉप्स, ठीक है। इस जनरेशन के अंदर जो है लैपटॉप्स इंट्रोड्यूस हुए जो कि पिछली जनरेशन में स्टार्टिंग थी उनकी, तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ मोबाइल डिवाइसेस आपको जो है वो क्या हुई, मोबाइल डिवाइसेस का आपको दी गई जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए। उसके बाद अदर रोबोटिक डिवाइसेस। अब रोबोटिक डिवाइसेस भी जो कि आजकल आप देखते हैं, अगर आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट जो कार कंपनीज़ हैं उस हवाले से सैम्पलिंग दिखाई जाती है कि अब जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वो काम नहीं करती, ह्यूमन लेबर ज़्यादा काम नहीं करती। अब सारा का सारा काम जो परफॉर्म करने वाली मशीन्स हैं वो रोबोटिक डिवाइसेस हैं जो कि इंसान की तरह काम कर रही होती हैं। इसको हम कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब ये चीज़ आंसर आ गया है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2050 के अंदर तकरीबन दुबई के अंदर, पर्टिकुलरली मैं दुबई की बात करूंगा, कि वहाँ पर 70% जो काम है, 70% जो काम है वो आपके रोबोट्स करेंगे। अब इससे क्या होगा, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि यहाँ से पाकिस्तान से, इवन गल्फ़ ममालिक से, यानी पूरी दुनिया से लोग काम करने दुबई जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में जो दुबई के अंदर जो 70% डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया जाएगा वो आपकी रोबोटिक डिवाइसेस करेंगी, ना कि इंसान, ठीक है। तो इस हवाले से इसमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आई है। द डिवाइसेस फ्रॉम दिस जनरेशन कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद यानी हर बंदा आप इसको अफोर्ड कर सकता है। पहले आपने सोचा कि कंप्यूटर कोई अफोर्ड कर सकेगा? मुझे याद है अभी कि पेंटियम 3, पेंटियम 4 जब इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी कीमत 80,000, 90,000, 1,10,000,
ठीक है, होती थी, और आपके मॉनिटर्स जो थे वो दूसरे होते थे। अब तो खैर एलईडी डिवाइसेस भी आ गई हैं, एलईडी आपके आउटपुट्स आ गए। तो ये क्या था, अब ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं, हर इंसान इसको ले सकता है, फास्टर, तेज़ हो गए हैं, कंज्यूमर लेज़र इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इजीली पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़। और इसकी जो बिजली है वो बहुत कम यूज़ होती है। अभी जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, तो इसकी बिजली अगर आप इसको छोटे से छोटे बैटरी पर भी चलाएंगे तो ये चल पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है, तो हर लिहाज से एक्सेसिबल है। इस वजह से मेरे पास है, आपके पास है, हर किसी के पास है। तो 5th जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये हर बंदे को अब एक्सेस मिल चुका है इस कंप्यूटर का। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और ये आपने याद रखना है, आपसे एग्ज़ामिनर यहीं से क्वेश्चंस करते हैं। और समटाइम्स हम सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस पर जोर देते हैं, एमएस ऑफिस पढ़ के जाते हैं। हालांकि अब जो एग्ज़ामिनर का माइंड है, एग्ज़ामिनर का सोचने का तरीका है, वो डिफरेंट हो चुका है। अब वो बेसिक्स कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल से आपसे क्वेश्चंस करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।